तो जब से ये खबर आई है कि आईपीएल 2024 की ट्रेड विंडो ओपन हो चुकी है और 15 नवंबर को वो लास्ट डेट है जब सभी टीमों को बीसीसीआई को अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट सौंपनी है। इस मामले में जितनी भी अपडेट थी, न्यूज थी, हमने आपको पिछली वीडियो में बता दी है। नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद जाकर के देख लेना। लेकिन अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो फ्रेंचाइजीज काम कर रही हैं, जॉन्टी रूड्स भी लखनऊ आ चुके हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने कैंप जा रहे हैं, तो यहां पर सभी फ्रेंचाइजीज एक्टिव हैं। ऐसे में क्या बड़े कुछ बड़े भारतीय नाम जो कि इस ट्रेड विंडो में काफी ज्यादा डिमांड में हो सकते हैं। इनमें से कुछ खिलाड़ी पिछली ट्रेड विंडो में भी डिमांड में थे, तो उनकी भी कुछ मजेदार स्टोरीज मैं आपको सुनाने वाला हूं। और 5 ऐसे खिलाड़ियों की बात करते हैं जो कि इन माय ओपिनियन इस ट्रेड विंडो में हॉट प्रॉपर्टी हो सकते हैं, और या तो वो ट्रेड होंगे या फिर कम से कम उनका रिलीज होना यहां पर मुझे क्लियर कट जरूर दिखाई दे रहा है। तो इसमें पूरी डिटेल में बात करेंगे, कुछ अच्छी स्टोरीज भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जो बाबर आजम वाला मामला चल रहा है ना, 50-50 में अटके रहने का, इसको दूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, 3 फिगर मार्क की तरफ ले जाओ, और आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा। नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द वीडियो। नंबर 1 प्लेयर जो कि आईपीएल 2024 की ट्रेड विंडो में बहुत ही ज्यादा हॉट प्रॉपर्टी हो सकते हैं और उनको लेकर के ऑलरेडी नेगोशिएशंस की खबर मार्केट में आने लगी है, इस सनराइजर्स हैदराबाद फास्ट बॉलर कार्तिक त्यागी। अब हमने आईपीएल 2023 के खत्म होने के बाद एक पूरी वीडियो सीरीज बनाई थी कि एसआरएच को क्या करना चाहिए, किसे रिलीज कर देना चाहिए, किसे रिटेन करना चाहिए, और कई वीडियोस में मैंने कार्तिक त्यागी के बारे में बहुत डिटेल में बात की है कि कार्तिक त्यागी को बेंच पर बिठा करके ना कार्तिक त्यागी का कुछ भला हो रहा है, ना ही सनराइजर्स हैदराबाद का कुछ भला हो रहा है। तो बेहतरी के लिए कार्तिक त्यागी को यहां पर उन्हें ट्रेड कर देना चाहिए। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इस समय बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, 140-45 के साथ उनकी स्पीड लगी हुई है, और अगर कार्तिक त्यागी को ट्रेड कर दिया जाता है तो थोड़ा बजट एसआरएच का हो जाएगा और वो किसी ऐसी टीम में जाएं जहां पर उनको अच्छी ग्रूमिंग मिले और खेलने का मौका मिले। क्योंकि एसआरएच में ऑलरेडी अभी उमरान मलिक बैठे हुए हैं, 2 युवा गेंदबाजों को टी20 फॉर्मेट में उतारने का रिस्क एसआरएच नहीं लेना चाहती। मतलब मैं समझता हूं इस चीज को। तो मेरे ख्याल से कौन सी टीम कार्तिक त्यागी को उठा सकती है? आई थिंक मुंबई इंडियंस का यहां पर अच्छा चांस है। लेकर के आओ, ग्रूम करो। बुमराह जैसे जैसे 30s में अपने एंटर होंगे, कार्तिक त्यागी अपने लेट 20s में एंटर होंगे, एक परफेक्ट आपका ट्रांजिशन होगा, एक ग्रूमिंग सेशन होगा जो मलिंगा और बुमराह के साथ हमने देखा था। बहुत ही ज्यादा यहां पर कार्तिक त्यागी को उसका फायदा होगा। लेकिन उसके अलावा और भी टीम्स है जो कार्तिक त्यागी में इंटरेस्टेड हो सकती है, वो जैसे जैसे अपडेट आएगी आपको मैं बताता रहूंगा। लेकिन आई थिंक कार्तिक त्यागी इस ट्रेड विंडो में एक बड़ी प्रॉपर्टी होंगे। सेकंड प्लेयर जो कि कार्तिक त्यागी की तरह ही अपनी फ्रेंचाइजी में पिछले 2 सालों से बेंच गर्म कर रहे हैं, और उनका यहां पर ट्रेड हो जाना उनकी फ्रेंचाइजी और उनके करियर के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट चेतन साकरिया फ्रॉम दिल्ली कैपिटल्स। अब चेतन साकरिया के बारे में भी कार्तिक त्यागी की तरह बहुत सारी वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि यार चेतन साकरिया एक समय लेफ्ट आर्म सीमर के तौर पर 2021 में आधा आईपीएल खेल करके वो भारतीय टीम से खेल गए थे श्रीलंका में। लेकिन उसके बाद उनको बहुत ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला। जब से वो दिल्ली कैपिटल्स में गए, अर्शदीप सिंह लगातार खेले पंजाब किंग्स के लिए, अच्छा प्रदर्शन किया, एज ए लेफ्ट आर्म सीमर टीम इंडिया में आए और एक टी20 वर्ल्ड कप भी खेल गए। ये सारी चीजें अखरती हैं यार प्लेयर को। उसको लगता है कि यार मैं पहले आया था लिस्ट में तो मुझे खेलने का मौका मिलना चाहिए, बट दैट वाज नॉट मेंट टू बी। लेकिन अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है चेतन साकरिया के लिए। ऑलरेडी खलील वहां पर है, तो एक लेफ्ट आर्म सीमर भारत का ऑलरेडी दिल्ली कैपिटल्स के पास है, मुकेश भी वहां पर है, नॉर्किया भी वहां पर है। तो आपको क्या जरूरत है चेतन साकरिया की? क्योंकि आप खिलाते तो हो नहीं, दिल्ली कैपिटल से मैं यहां पर बात कर रहा हूं, आप खिलाते तो हो नहीं। तो चेतन साकरिया को चाहिए कि अगर वो यहां पर ट्रेड हो जाते हैं, किसी ऐसी टीम में जाते हैं जो कि एक अच्छे फास्ट बॉलर को, भारतीय तेज गेंदबाज जो कि इंडिया खेला हुआ है, उसको बेंच पर बैठ के, जो कि एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, लेफ्ट आर्म सीमर है, उसको बेंच पर बैठे देखकर थोड़ा अजीब जरूर लगता है। क्योंकि इन्हीं प्लेयर्स की बहुत ज्यादा डिमांड भी होती है। ऐसे में मुझे लगता है कि चेतन साकरिया इस बार कम से कम या तो ट्रेड होंगे या रिलीज होना तो पक्की बात है। थर्ड प्लेयर जिनको अपनी टीम से ट्रेड कराने के लिए लास्ट ईयर भी अच्छी खासी कोशिश हुई थी, लेकिन उसमें थोड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी थी, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस बार भी ऐसे नेगोशिएशन हो जाए। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कोलकाता नाइट राइडर्स लास्ट ईयर स्टैंड इन कैप्टन नीतीश राणा। आपको शायद पता ना हो, लेकिन 2023 में जो ट्रेड विंडो खुली थी, मतलब 23 की आईपीएल के लिए 22 में जो ट्रेड विंडो खुली थी, उसमें लखनऊ सुपर जायंट्स ने बहुत कोशिश की थी नीतीश राणा को केकेआर से इन ऑल कैश ट्रांजैक्शन अपनी टीम में शामिल करने के लिए। लेकिन क्योंकि गौतम गंभीर वहां पर एलएसजी के मेंटोर हैं, नीतीश राणा और गौतम गंभीर काफी क्लोज भी हैं, काफी ज्यादा अपने करियर का क्रेडिट भी नीतीश राणा उनको देते हैं,
हैं। और उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि अब नीतीश राणा भी यूपी की घरेलू टीम से खेलने लगे हैं। अभी जो यूपी T20 लीग हुई थी उसमें भी नीतीश राणा खेल रहे थे, तो यूपी से उनका थोड़ा कनेक्शन भी हो गया है। बट जिस तरीके से KKR को उन्होंने पिछले साल लीड किया, टीम का माहौल बहुत जबरदस्त रखा। और दूसरी चीज जो मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने अपने गेम में इंप्रूवमेंट की। लास्ट 2 ईयर से मैं देख रहा था उनके गेम में इंप्रूवमेंट नहीं हो रही थी। वो स्पिन अच्छी खेलते थे लेकिन पेस के सामने फंसते थे, बट लास्ट ईयर उन्होंने अपने पेस खेलने का गेम बहुत ही ज्यादा इंप्रूव किया। 140 के ऊपर पेस के खिलाफ 140 के आसपास उनका स्ट्राइक रेट भी रहा। पुल शॉट पर उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया जो कि मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लगा। इससे उनके भविष्य में भारत के खेलने के चांसेस भी बढ़ते हैं क्योंकि वो थोड़ी बहुत ऑफ स्पिन करके भी आपको देते हैं। कप्तानी का भी एक मटेरियल उन्होंने दिखाया है खुद को, तो मेरे ख्याल से मुश्किल होगा KKR से नीतीश राणा को निकालना, नामुमकिन होगा निकालना, लेकिन हाँ उनका नाम चले ऐसा जरूर हो सकता है। फोर्थ प्लेयर जो कि इस ट्रेड विंडो में या तो ट्रेड होंगे पिछले साल की तरह या फिर कम से कम रिलीज जरूर हो जाएंगे, इस कोलकाता नाइट राइडर्स पेस बॉलिंग ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर। अब हमने लास्ट ईयर भी बात की थी कि भाई शार्दुल ठाकुर को आप अपनी टीम का बैलेंस बनाने के लिए लेकर के आए हो, अच्छी बात है, बट यार 12 करोड़ के आसपास दैट इज वेरी वेरी बिग अमाउंट और बहुत ज्यादा ओवर पे यहां पर कर दिया है। दिल्ली कैपिटल्स ने भी यही किया था और फिर उसी अमाउंट में आपने ट्रेड करा करके भी वही गलती की कोलकाता नाइट राइडर्स की मैं बात कर रहा हूं। और दिल्ली कैपिटल्स ने क्यों उनको जाने दिया, बल्कि वो तो उनके लिए एक थोड़ा बैलेंस बनाते थे, नंबर 7 पर बल्लेबाजी करते थे। रीजन वहां पर यह था कि यार एक्सपेंसिव बहुत है, मतलब इतने ज्यादा पैसे यहां पर अगर आप शार्दुल ठाकुर को दे देते हो तो इससे आपकी ओवरऑल टीम पर फर्क पड़ जाता है। और यही गलती कोलकाता नाइट राइडर्स ने की। अब KKR के साथ दिक्कत यह है कि वो उनको एज अ थर्ड फास्ट बॉलर इस्तेमाल करती है, बल्कि वनडे फॉर्मेट में रोहित शर्मा को देखो तो वो शार्दुल ठाकुर को एज अ 6th बॉलर इस्तेमाल करते हैं और एज अ 4th फास्ट बॉलर इस्तेमाल करते हैं। हार्दिक पांड्या के बाद ही शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी करने आते हैं। तो ये यहां पर थोड़ा सा जरूर सोचना होगा मेरे ओपिनियन में कोलकाता नाइट राइडर्स को कि क्या शार्दुल ठाकुर को वो इतने ज्यादा पैसे देकर के अपनी टीम में इस साल भी मेंटेन रख सकते हैं। बिकॉज आप देखो लोकी फर्गसन को 10 करोड़ दे रखे हैं, शार्दुल ठाकुर को मेरे ख्याल से 12.25 करोड़ दे रखे हैं, उसके बाद वेंकटेश अय्यर 8 करोड़, वरुण चक्रवर्ती 8 करोड़, तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर्स इस टीम में है। उनके कप्तान 12 करोड़ के ऊपर है, श्रेयस अय्यर की मैं बात कर रहा हूं, नीतीश राणा 8 करोड़ के हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर्स इस टीम में है, तो थोड़ी सी वहां पर कटौती करनी होगी। एंड आई थिंक शार्दुल ठाकुर माइट जस्ट बी रिलीज फ्रॉम कोलकाता नाइट राइडर्स। फिफ्थ एंड लास्ट प्लेयर जिसे मैं कम से कम अपनी टीम से रिलीज होते हुए जरूर देखना चाहूंगा इस आर साई किशोर फ्रॉम गुजरात टाइटंस। अब पिछले साल तो साई किशोर को GT से खेलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला और 2022 में मुझे याद पड़ता है महज 1-2 मैच वो खेले थे। आई मीन जितना टैलेंट उस खिलाड़ी के पास है, ही हैज द कैपेबिलिटी टू प्ले फॉर इंडिया। और अगर उनको IPL में मौका नहीं मिलेगा तो हम और आप दोनों जानते हैं कि इसके चांसेस थोड़े से कम जरूर दिखाई देते हैं। ऊंचे कद के हैं, हाई आर्म से लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट नेसेसरी बॉलिंग टाइप जो आपको एक T20 फॉर्मेट में चाहिए होता है। बैटिंग उस तरीके की नहीं करते, इसीलिए खेलने का मौका नहीं मिलता। GT में अब नूर अहमद आ गए हैं, GT के पास राशिद खान ऑलरेडी हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि GT के लिए मुश्किल होगा और इसीलिए मुझे लगता है कि किसी और टीम में वो थोड़े से ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर का रूल आ गया है तो आप एक एक्स्ट्रा बॉलर कभी कभी खिला भी सकते हो, खास करके स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में। LSG ने पिछले साल ये किया था, तो देखना पड़ेगा कि आर साई किशोर के साथ यहां पर क्या होता है। बट आई थिंक अगर वो GT से अलग होते हैं तो उनके करियर के लिए बहुत सही रहेगा। तो IPL 2024 की इस ट्रेड विंडो को लेकर के आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। कि जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि वर्ल्ड कप के बीच में इस तरीके से ट्रेड विंडो का ओपन हो जाना, IPL के ढेर सारे कप्तानों का भारतीय टीम में खेलना और 15 नवंबर यानी कि फाइनल से 3 दिन पहले आपकी ट्रेड विंडो क्लोज भी हो रही है, आपको रिटेन रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट भी सौंपनी है। तो ये पूरा जो अब मामला फैला हुआ है इसके बारे में आप क्या सोचते हो? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। अपने रिटेन रिलीज ट्रेड प्लेयर्स की पिक सब कुछ लिख के बताओ। आई एम रीडिंग ईच एंड एवरी कमेंट। लेकिन उससे पहले भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, फुल मजा करो, क्योंकि इस IPL में मैं तो जरूर करने वाला हूं। सो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।